नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। हम बातचीत कर रहे हैं लेखक, कवि, आलोचक डॉक्टर गोपाल किशोर सक्सेना जी के साथ दिल्ली से। ये जो सिनेमा और साहित्य का जो अंतर संबंध रहा है और काफी जी, अपने आप में विरोधाभास भी रहा है दरअसल, जी, कि जी, जिस तरह से ये लोग काम करते रहे हैं, ये सदी से अधिक समय से ये श्रेष्ठ कृतियों पर जो है फिल्में भी बनी हैं। जी, तो आप इसकी सार्थकता जो है किस रूप में देखते हैं? इसमें गिरावट कैसे आई? और जो फिल्मकार बाद में आते गए, वो उनको न साहित्य की उस तरह से गहरी समझ थी, लेकिन बाजार की उनको समझ थी। जी, तो आप पूरे परिदृश्य को जो आज की तारीख में लगभग 100 साल से अधिक जो हिंदी सिनेमा हो गया, 1913 से अगर देखें भी तो जी, लगभग सदी तो पार कर ही गया। जी, तो आप की क्या समझ रही और आप किस रूप में अनुभव के तौर पर साहित्यिक पत्रिकाओं का क्या इसमें योगदान रहा? एक जी, तो उसको लेकर के एक विस्तार से बताएं कि दरअसल क्या परिदृश्य रहा शुरू से अब तक। जी। जी। निर्भय जी, साहित्यिक कृतियों पर फ़िल्म बनाने की बहुत समृद्ध परंपरा है सिनेमा की, और बहुत प्रशंसनीय भी। 1952 में आनंद मठ का निर्माण एक बड़ा महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी पक्ष था फिल्म उद्योग के लिए, कि किस तरह मठ के सन्यासी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी एकजुटता, अपना संघर्ष, अपना वो देते हैं। तो आनंद मठ 1952 की जो बंकिम जी की कृति पर फिल्म बनी, वो एक शिलालेख और एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है हिंदी सिनेमा का। वंदे मातरम का एक पाठ निरंतर और संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन, तो ये चूंकि बंकिम चटर्जी एक बहुत सिद्धहस्त और बहुत अच्छे बंगला कथाकार माने जाते, तो उस पर फिल्म बनना एक बड़ा उजला पक्ष। इसके बाद ये सिलसिला निर्भय जी निरंतर चलता रहा। के.एल. सहगल के नायकत्व में देवदास, फिर दिलीप कुमार के नायकत्व में देवदास, और फिर शाहरुख खान के ये 3 स्टेप्स। और मैंने सुना है किसी पत्रिका में कि लगभग 17 भाषाओं में देवदास फिल्म बनी, हिंदी के अलावा भी। हिंदी में 3 बनी, के.एल. सहगल की, दिलीप कुमार की और शाहरुख खान की। तो ये परंपरा तो जो है शुरू हुई निर्भय जी। इसके बाद बहुत उल्लेखनीय और आश्चर्यजनक ढंग से प्रेमचंद की गोदान और गबन पर फिल्म बनी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था पर फिल्म बनी, काबुली वाला पर फिल्म बनी। और इसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते यह राजेंद्र यादव की शतरंज के साराकाश। खिलाड़ी जी, पर। जी, 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 सत्यजीत राय ने बनाई हो, बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है वो भी, क्योंकि सत्यजीत राय जैसा फिल्मकार अगर किसी साहित्यिक कृति पर हाथ रखता है तो ये बड़ा एक उजला पक्ष है। इसके बाद साहित्य कृतियों में क्रमशः चलता सारा आकाश राजेंद्र यादव की, और बंदिनी जरासंध जो जेल में कैद स्त्रियों को लेकर लिखते थे, उस पर बनी हुई शानदार विमल रॉय की फिल्म बंदिनी, और रजनीगंधा, और इस तरह। रजनीगंधा, रजनीगंधा मन्नू भंडारी की जी, कहानी जी, पर। जी, 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 तो इस तरह। यही सच है, कहानी का जी, नाम है जी, जी, यही जी, सच जी, है। जी, वही। तो इतनी समृद्ध परंपरा और इतना अच्छा इसका एक परिदृश्य रहा, लेकिन ये व्यावसायिक स्तर पर नहीं, ये एक निष्ठा और साहित्य कृतियों पर सुधी पाठकों, सुधी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की परंपरा, तो ये तो निश्चित ही एक बहुत सकारात्मक पक्ष है कि हिंदी की श्रेष्ठतम कृतियों पर बनी हुई फिल्में, और ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। और देखिए इसका चरम पक्ष देखिए निर्भय या जी। फिर फणीश्वर नाथ रेणु के जी, 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 मैला की आंचल। रचना पर जो है वो ये तीसरी कसम। गुलशन और गुलफाम पर। जी, जी, तीसरी कसम। तीसरी कसम। इससे भी उल्लेखनीय पक्ष ये है निर्भय जी कि भीष्म साहनी की तमस पर बड़ी विचारोत्तेजक फिल्म बनी है, जिसमें कि वही सारे। मारे गए गुलफाम उसका नाम था, जो तीसरी कसम जो बनी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल मारे वो गए तो। गुलफाम। जी, 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 तीसरी कसम शैलेंद्र ने बनाई थी, और बड़ी जबर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त फिल्म है सर वो। और ये आपकी तमस जो है वो बड़ी विचार उत्तेजक अपने समय की फिल्म, जो आज भी प्रासंगिक है।
कि उसमें वही दृश्य है कि किसी मंदिर में मांस पड़ा मिल रहा है, किसी मंदिर उसमें सुअर का मांस किसी का। तो ये सारी सुधी निर्माता निर्देशकों ने इसको बहुत उल्लेखनीय तरीके से अभिव्यक्त किया। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा निर्भय जी कि फिल्म जगत का एक बहुत उजला पक्ष और एक बहुत उल्लेखनीय पक्ष जो है इस काली आंधी कमलेश्वर की, लोग बताते हैं कि थोड़ा सा भारतीय राजनीतिज्ञ इंदिरा गांधी पर थोड़ा सा उसका टच है उसका। शायद गुलजार ने बनाई थी सर ये आंधी फिल्म, काली आंधी और मौसम। मौसम तो मौसम भी गुलजार ने बनाई, लेकिन मौसम थोड़ा अलग तरह की थी, नारी की त्रासदी, नारी की विडंबना। लेकिन काली आंधी जो कमलेश्वर का उपन्यास था वो उस पर बड़ी विचारोत्तेजक गुलजार ने फिल्म बनाई और इसको लेके बहुत चर्चा भी हुई। तो निर्भय जी ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हिंदी सिनेमा पर श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों का बड़ा अनुपेक्षणीय और बहुत उल्लेखनीय योगदान रहा। इसकी हम अगर गिनती करेंगे निर्भय जी तो ये तो बहुत उल्लेखनीय बात होगी कि 112-13 वर्ष के इतिहास में लगभग 100 कृतियां हम ऐसी निकाल सकते हैं जिन पर फिल्में बनी। देखिए प्रेमचंद की गोदान गबन मैंने आपको बताई, उसने कहा था ये तो हिंदी साहित्य के मील के पत्थर हैं निर्भय जी, इन पर फिल्म बनना। और ये साहस भी है निर्माता निर्देशक का, विमल राय जैसे, सत्यजीत राय जैसे, गुलजार जैसे प्रयोगधर्मी। तो ये जो है हिंदी सिनेमा की एक बहुत उल्लेखनीय, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है और इसकी श्रृंखला जो है ना वो आज भी निरंतर जारी है। नदिया के पार फिल्म जो बनी गांव ग्रामीण परिवेश में, वो भी एक उपन्यास पर ही आधारित थी किसी भोजपुरी पर। तो ये जो है पक्ष जो है ना ये बड़ा उल्लेखनीय रहा, लेकिन ये व्यावसायिक पक्ष नहीं है हिंदी सिनेमा का, ये क्रिएशन रचनात्मकता का पक्ष है और इसका उल्लेख समय समय पर होता भी रहा है। लेकिन हुआ क्या कि माया नगरी, मायापुरी, फिल्मी दुनिया, रंगभूमि और इस तरह का इसका एक शो बिजनेस के रूप में, शो बिज के रूप में एक जिसे कहें कि फिल्म बनना माने निश्चित रूप से निर्माता निर्देशक उसमें ये तो चाहता नहीं है कि उस फिल्म को बनाने से वो आर्थिक क्षति या आर्थिक विडंबनाएं झेले। तो ये द्वंद्व जो है निर्भय जी चलता रहा। लेकिन ये सच है कि हिंदी सिनेमा में हिंदी साहित्यिक कृतियों का बड़ा बेहतरीन योगदान रहा। नौका डूबी पर आपको ध्यान हो, घूंघट फिल्म बनी थी जिसमें बीना राय थी, प्रदीप कुमार थे, जिसमें नौका दुर्घटना में 2 बहुएं बदल जाती हैं, अलग अलग घरों में चली जाती हैं और फिर बाद में कुछ ऐसे संयोग जुड़ते हैं। ये भी बड़ी उल्लेखनीय कहानी थी। काबुली वाला बहुत बेहतरीन फिल्म थी सर। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, बलराज साहनी का अद्भुत अभिनय था इस फिल्म में। या फिर तो जो आपने आंधी का जो जिक्र किया उसमें किस मोड़ पे लाके जी जो गाना जी है, उसके सारे गीत उसमें क्लासिक थे। गुलजार की क्रिएशन का जो है वो चरम रूप मिलता है उसमें। और एक बड़ी विचारोत्तेजक और राजनीति में जुड़ने के बाद दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति बनती है, सुचित्रा सेन का, संजीव कुमार का जैसे समर्थ कलाकारों का उसमें अभिनय, और बहुत अच्छे गीत, संगीत, पटकथा, चरित्र चित्रण, और खासकर उसका ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण था। जैसे गर्म हवा में बलराज साहनी ने काम किया था, ऐसा ही था कि राजनीति में जाने के बाद जिंदगी का जो एक रूप होता है, जिंदगी के जो एक दौर होता है, उसमें किस तरह मोड़ आते हैं। संजीव कुमार का एक बेहद संवेदनशील पात्र, और बाद में सुचित्रा सेन का बाद में थोड़ा पछतावा भी कि राजनीति के में किस तरह अपने अहम को वो करना पड़ता है, पोषित किस तरह साधना पड़ता है विकृत परिस्थितियों को। तो वो बड़ी अद्भुत थी। रजनीगंधा मानवीय संबंधों को लेकर के, प्रेम को लेकर के एक नया दृष्टि सजाती है। मन्नू भंडारी की बड़ी बड़ी मनोवैज्ञानिक कथा है निर्भय जी वो, कि उसमें 2 नायक हैं और दोनों नायकों के बीच अंतर्द्वंद में विद्या सनाहा है, वो किस तरह फिर इस तरह रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। तो ये सारे परिदृश्य निर्भय जी बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण, इसके इनकार नहीं किया जाता। और ये व्यावसायिक सिनेमा से अलग एक सिनेमा का बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण, क्योंकि जिस दौर में प्रेमचंद आए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आए, रविन्द्रनाथ टैगोर आए, बंकिम चंद्र चटर्जी आए, ऐसे सुधी लोग आए, तो उसका तो
मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। वो तो स्वर्णिम जैनेन्द्र दौर की मान किसी लीजिए। रचना पर कोई फिल्म बनी कि नहीं? नहीं बनी सर, उसमें हल्के हल्के पात्रों के टच तो लिए, त्याग पत्र सुनीता वगैरह को लेके, लेकिन बेस्ड नहीं थी, बेस्ड नहीं थी। त्याग पत्र को लेके हल्की सी बात चलती थी, लेकिन वो उसमें कंफ्यूजन था, उसमें नहीं था। जैनेन्द्र की भी नहीं बनी सर फिल्म कोई भी। बस ये भीष्म साहनी की तमस जो है वो मैं मानता हूँ कि वो चरम था क्रिएशन का, क्योंकि वो उपन्यास सर अपने समय का बड़ा शिलालेख है, अपने समय का बड़ा। राही मासूम रजा का जो उपन्यास है आधा गांव, जी हाँ, जी हाँ, जी यार। आधा गांव पे सिर्फ वो बना सीरियल, और नीम का पेड़ पर, इन पर फिल्म नहीं बनी शायद सर। नीम का पेड़ पर तो क्लासिक सीरियल बना, जिसमें जगजीत सिंह की थीम सॉन्ग था, मुंह की बात सुने हर कोई दिल के, तो फिल्म नहीं सर। तो इस तरह ये एक स्वर्णिम दौर हम कह सकते हैं सर की फिल्मी कृतियों पर। और ये एक बड़ी श्रृंखला है, इसमें कितनी चर्चा, इसमें लेकिन आधा उस समय तरह तो। के संजीदा जो फिल्मकार थे तो शायद यह संभव हो पाया। जी 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 जैसे श्याम बेनेगल ने भी प्राय जी जो जी फिल्म जी जी बनाई वो जी किसी न जी किसी रचना को लेकर ही कहीं न कहीं केंद्र में रखकर उन्होंने फिल्म श्याम बनाई। बेनेगल का सर अपने आप में एक संस्थान है। देखिए सर, मैं आपको एक, अब आपने बहुत महत्वपूर्ण बात छेड़ दी, तो विमल राय का अपना संस्थान है एक, ये अपने आप में फिल्मी दुनिया के संस्थान है, इंस्टीट्यूशन। ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, तीसरी कदम के निर्माता और निर्देशक। और सर ये तो लिटरेरी लोग जुड़े रहे सर इससे। गुरुदत्त भी लिटरेरी ही थे, ऋषिकेश मुखर्जी लिटरेरी ही थे, तो बहुत सारे लिटरेरी और साहित्यिक लोग जुड़े। लेकिन बहुत सारे लौटे भी सर, आपने सही कहा शुरू में, अमृतलाल नागर लौटे, प्रेमचंद लौटे, नरेंद्र शर्मा लौटे। चित्रलेखा फिल्म का देखिए सर, अपन ने उल्लेख नहीं किया, चित्रलेखा फिल्म बहुत बढ़िया थी, मीना कुमारी, अशोक कुमार और आपके प्रदीप कुमार की। उसमें जो भोग को लेकर और सन्यास को लेकर जो भगवती द्वंद था, चरण वर्मा। जी, भोग को लेकर सन्यास को लेकर जो है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, ये पाप है क्या। देखिए कि ये पंक्ति कितनी अच्छी लिखी थी शाहिर ने, कि ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। तुम कहते हो ये जग सपना है, हम कहते हैं ये जग अपना है, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। तो ये फिल्में तो सर सोचने के लिए, धर्म और जीवन, धर्म और यथार्थ, द्वंद, चित्रलेखा का और अशोक कुमार जो धर्मगुरु बने, योगी राज, उनके बीच का अद्भुत अद्भुत उपन्यास है वो चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा। लेकिन सर ये क्या हुआ कि ये एक दौर था, ये 1-2 दशक का, और इस दौर में श्रेष्ठतम कृतियों का लोगों ने फिल्मांकन देखा। अब इसमें त्रासदी क्या हुई, इसको थोड़ा हम रेखांकित कर ले सर। एक तो क्या हुआ कि फिल्मी दुनिया को, फिल्मी ग्लैमर को, फिल्मी माया नगरी को लेकर के, फिल्मी शो बिजनेस को लेकर के पत्र पत्रिका जितनी भी थी स्थापित, उन्होंने इसे दोयम दर्जे का मान दिया। फिल्म लेखन को, फिल्म पत्रकारिता को, फिल्म आलोचना को धर्मयुग ने, साप्ताहिक हिंदुस्तान ने, ज्ञानोदय ने, कादम्बिनी ने, नवनीत ने, कभी कभार साल 2 साल 6 महीने में कोई अगर निकाल दिया किसी पर कोई लेख या कोई विशेष, दिलीप कुमार को लेकर या अशोक कुमार को लेकर या ऋत्विक घटक को लेकर के या विमल रॉय को लेकर एक आध विशेष लेख कोई नाम छाप दिया। बाकी सारी पत्रिकाओं ने, मुझे धर्मयुग को लेकर विशेष लगा सर कि मैं लगभग सन 55-60 से धर्मयुग का पाठक रहा, कभी फिल्म को तवज्जो नहीं दी ज्यादा उन्होंने, कभी कभार एक हाथ निकाल दिया और भूला भटका विशेषांक, वो भी ग्लैमराइज्ड। साप्ताहिक हिंदुस्तान ने एक अच्छा काम किया था सर, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाला और ज्यादा रुचि रखने वाला था, तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के संपादक ने बच्चन श्रीवास्तव को नियुक्त किया था हर 2-3 महीने में किसी फिल्म की समीक्षा को लेकर के। तो 60, 65, 70, 75 तक मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में ये साहित्यिक कृतियों पर, फिल्मों की और कुछ जो अच्छे कथानक पर बनी फिल्में थी उन पर मैंने समीक्षाएं पढ़ी बच्चन श्रीवास्तव की। लेकिन धर्मयुग और बाकी सारी जितनी पत्रिका थी उन्होंने दोयम दर्जे का मान दिया इसके लिए। इसीलिए फिल्मों में लेखन के लिए वही आधा दर्जन नाम हम वर्तमान समय में ले सकते हैं निर्भय जी, वो आपके भी जहन में होंगे, मेरे भी जहन में। सबसे पहला नाम उसमें मेरे जहन में आता है शरद दत्त का सर। शरद दत्त ने
बहुत व्यापक रूप से फिल्म में समीक्षा और यथासंभव थोड़ी बहुत आलोचना को प्रश्रय दिया। उन्होंने कुंदनलाल सहगल और फिल्म के आरंभिक स्तर को बहुत रेखांकित किया और उन्होंने यह भी कोशिश की कि पहले सुपरस्टार के रूप में कुंदनलाल सहगल को उन्होंने तवज्जो दी। आज जो दौर चलता है ना सर, सदी के महानायक जो सड़कों पर चुम्मा दे दे और आज फिसल जाए तो हमें क्या कहीं बना देते हैं, अब छवि कर लेते हैं एक महानायक की। चुम्मा देने वाले को लोग सदी के महानायक कह दिए। ये बाजार का इतना घिनौना चेहरा, क्या जी बताया जाए। त्रासदी है सर। देखिए सर्वमान्य सारा पूरा ये पूर विज्ञापनों में झोंक देने वाले। तो अच्छा, एक बड़ा अच्छा सूत्र पढ़ा था मैंने इसका, एक बहुत किसी विद्वान का सुधी इसका, कि अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े दुश्मन या विरोधी अमिताभ बच्चन है। ये सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिस किसी सुधी समीक्षक ने या आलोचक ने लिखा था। तो ये बहुत रेयर सुनने में आए निर्भय जी। बाकी तो प्रतिमाएं गढ़ ली गई, बिल्कुल ऐसा क्रेज की आपने सुने होंगे किससे कि युवतियां बच्चे क्या क्या करते थे महानायकों को लेके, राजेश खन्ना को लेकर। हालांकि राजेश खन्ना का इस मामले में तुलना करें तो राजेश खन्ना की फिल्मों का एक अलग तरह का डेकोरम रहा सर। देखिए आप आनंद, बावर्ची, सफर, आराधना, अमर प्रेम और आपके अवतार तक चले जाइए, बुजुर्ग तक। तो एक मोटिव, और उनके लिए अच्छे निर्देशकों का साथ भी मिला, ऋषिकेश मुखर्जी का, शक्ति सामंत का, सौतन। जी हाँ, सौतन भी एक विचार उत्तेजक फिल्म तो थी, लेकिन अलग व्यावसायिक थी वो, लेकिन फिर भी एक उसने एक वो तो दिया विचार। तो ये सब चलता रहा द्वैत भाव फिल्मों में। बस सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या रही निर्भय जी, कि फिल्मी पत्रकारिता अपने स्तर को फिल्मी पैमाने पर ले ही नहीं पाई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पत्रिकाओं के नाम पर रंगभूमि और फिल्म नगरी, माया नगरी, मायापुरी, ये पत्रिका निकली। सिर्फ एक पत्रिका अच्छी निकली थी इसमें, जिसको आपके जहन में भी होगी और मेरे जहन में भी है। पहले वो शायद 65-70 के दशक में सुषमा के नाम से निकली, लेकिन सुषमा चूंकि फिल्म पत्रिका एक निकलती थी इसलिए उसने दावा कर दिया, तो फिर ये माधुरी नाम से निकली। और माधुरी में अरविंद कुमार ने काफी उल्लेखनीय काम किया निर्भय जी। आपके जहन में भी होगा, मुझे लगता है आपके विचारों में भी होगा जी। माधुरी को लेकर के फिल्म में परिदृश्य में एक सकारात्मक विश्लेषण, सकारात्मक सर्वेक्षण, सकारात्मक थोड़ा आलोचना पक्ष भी मुख्य। तो अरविंद कुमार बड़े विद्वान और सुधी पत्रकार थे, तो उन्होंने माधुरी में लगभग 2 दशक तक निकाला। इसके बाद वो भी फिल्मी चकाचौंध में, फिल्मी ग्लैमर में, सब में और दोयम दर्जे का पत्रकारिता मान करके वो भी असामयिक जो है समय में बंद हो गई। तो पत्रकारिता को लेकर के फिल्मों में बहुत निराशाजनक स्थिति रही, क्योंकि क्या है कि फिल्मों में क्या है, देवता गढ़ लिए जाते हैं, गॉडफादर, ये क्रेज, ये महान, और पूरे देश में जो है डंका बज रहा है। तो इसलिए एक बड़ा शेर बड़ा अच्छा है निर्भय जी इसमें, बशीर बद्र का, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा बन जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता बन जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा बन जाएगा। तो फिल्मी लेखन को लेकर के वो स्थिति नहीं आई जो कि आप अपन ने भी साहित्यिक कृतियों को लेकर जो चर्चा की और उसमें आलोचना भी हुई। कई फिल्में असफल भी हुई, उसने कहा था असफल हुई सर। गबन चल गई, गबन काफी चल गई थी, उसमें गीत संगीत अच्छा था और पटकथा अच्छी थी। गोदान नहीं चल सकी सर। तो ये संकट था। इसलिए महमूद और राजकुमार जैसे अभिनेता थे। किसमें? गोदान में। जी बिल्कुल, आपकी अच्छी मेमोरी है आपको। बिल्कुल। और वो अच्छी फिल्म थी। गबन में तो सुनील दत्त थे। जी, साधना जी। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे पे। और गजल को लेकर भी एक गाना है उसमें, गजल को लेकर। जी हाँ। तो ये फिल्म में क्या है, देखिए निर्देशक की ईमानदारी और सुधी पाठकों की उससे फिल्में। सत्यजीत रे ने भी बड़ा साहस किया उस दौर में, अंग्रेजी जमाने के दौर में, नवाबों की मनस्थिति को लेकर के कि उधर पूरा लूटा जा रहा है शहर, पूरा है किया जा रहा है कब्जा, और वो शतरंज खेले बैठे हैं अमजद खान। तो ये सारी फिल्में बड़ी गहरी और गहन दृष्टि को लेकर बनाई गई। तो हमारे, लेकिन फिर भी संतोष की बात ये रही निर्भय जी की शरद दत्त जैसे
लेखक, और आपके प्रहलाद अग्रवाल जैसे जिन्होंने अपना जीवन का अधिकांश हिस्सा झोंक दिया इसमें। मेरा बड़ा गहरा परिचय रहा 20 वर्षों का से प्रहलाद अग्रवाल से। ग्वालियर आते थे हर साल 2-3 बार, और प्रदीप चौबे के यहाँ बैठते और थे हम लोग। लहक लहक डिजिटल से उनके साथ संवाद भी 3-4-5 जी हाँ, हमारे हुए। मैंने सुने सर, मैंने सुने वो संवाद। तो उनकी उनकी एक, देखिए, वो तो उनकी एक साधना है। उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं और उन्होंने इतना सटीक विश्लेषण किया है कि वो एक माइलस्टोन है। क्योंकि आज के समय में देखिए, शरद दत्त, प्रहलाद अग्रवाल और शैलेंद्र को लेकर इंद्रजीत सिंह जी, और फिर उनके बाद शैलेंद्र को लेकर के यूनिस खान ने भी अच्छी किताब लिखी, एक बहुत अच्छी लिखी होते हैं। इंद्रजीत सिंह ने तो बहुत काफी एक उनने तो सर विशाल देखिए, काम किया। उनका तो क्या है कि शैलेंद्र जैसे रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना में निराला को एक नया वो दिया, ऐसे ही उनकी फिल्म साधना ने शैलेंद्र को बहुत गहरे से, बहुत सटीक तरीके से बहुत अच्छा मूल्यांकन किया उन्होंने। सर क्या है कि उनके दिल में इतनी गहरी जगह है शैलेंद्र की, कि उन्होंने शैलेंद्र को लगभग समग्र, मैंने पढ़ा उनके लिए, तो बाद की पीढ़ी जो है वो प्रेरित हुई, उन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी, और वो आयोजन भी करते हैं सर हर साल, शैलेंद्र सम्मान भी देते हैं वो, जी। जिसमें जावेद अख्तर को दिया और कईयों को दिया। तो देखिए, उनके अवदान को शैलेंद्र को लेकर तो वर्णनातीत है वो, उनका समर्पण, जैसे हमने पिछली बार चर्चा की थी। और उनका सबसे बड़ी बात ये सर कि वो केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक रहे, तो उनके नेचर में एक शोध परक दृष्टि भी आई। तो भावना में और शोध में और मानवीय संवेदना में, इन सबका जब योग हो जाता है ना, तो फिर परत दर परत चीज़ें खुलती जाती हैं। तो वो शैलेंद्र शायर को बहुत पसंद करते हैं वो, और उनकी थोड़ी वैरायटी भी है, वो हिंदीवर को भी बहुत पसंद करते हैं, इरशाद कामिल जो नए हैं उनको भी बहुत पसंद करते हैं। तो वो बहुत सुधी लेखक हैं फिल्मों के, और वो बड़ी आशा जगाते हैं कि वो आगे और भी काम करेंगे। अब जो है चल रहा है नए दौर में, लेकिन सर दिक्कत क्या है कि आलोचना पक्ष जो है वो पूरी तरह से, जैसे साहित्य में भी, अभी फेसबुक में साहित्य में हम देख रहे हैं कि आलोचना को लगभग शून्य सा स्पेस हो गया है। तो फिल्म तो उसके साथ दिक्कत क्या है, फिल्म के साथ पिछले 3 दशकों से निर्भय जी, जो मैंने आकलन किया कि फिल्म में जाने के बाद कितना ही टैलेंटेड आदमी हो, कितना ही मेधा के स्तर पर, जहनियत के स्तर पर कितना ही गहरा हो, समझौता तो करना पड़ता है। जी। इस बात से आप भी सहमत होंगे कि ये शोबिज है सर। जी बिल्कुल। अब राज कपूर को देखिए कितना आगे रेखांकित किया गया। राज कपूर की आवारा हिंदी सिनेमा के इतिहास की श्रेष्ठतम फिल्मों में, कि कोई भी एक मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता, परिस्थितियों से अपराधी बनाती हैं। श्री 420 का खिलंदड़ा आदमी, और कितना सर सहजनाड़ी का। लेकिन अंततः राज कपूर को भी शो बिजनेस का आदमी तो माना जाएगा, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल को बार बार कोट करता हूं कि हिंदी सिनेमा की सर्वोत्कृष्ट की कृतियों में शुमार मेरा नाम जोकर, जिसके 2 भाग जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मैं समझता हूं कि ऑस्कर भी सोचेगा ना देने के लिए 10 बार, लेकिन तीसरे भाग में जाकर के वो प्रोफेशनल एटीट्यूड में आ गए, और कहीं दाग ना लग जाए, कहीं आग ना लग जाए, कहीं नाना प्रकार के उन्होंने जो वो किए फिल्मी, तो उसमें राज कपूर जो है शोमैन, जो उनको नाम दिया गया, वो सार्थक है उन पर शो। देखिए, आफ्टर ऑल गलती नहीं है उनकी, फिल्म दुनिया में गए हैं तो कोई घाटा उठाने तो गया नहीं, फिल्म समझौते करने पे। अंततः जब उन्होंने देखा कि फिल्म जो है नहीं चली है उतनी जितनी अपेक्षा थी, मेरा नाम जो, तो उन्होंने बॉबी बनाई। अब बॉबी टोटली प्रोफेशनल फिल्म है, कल आज और कल और धर्म करम और फिर कई सारी फिल्में बनाई उन्होंने। तो देखिए, फिल्मों में समझौते तो करने पड़ते हैं निर्भय जी, और ये नियति है। इसे आप शेक्सपियर की ट्रेजेडी के रूप में भी ले लीजिए करना पड़ता है, ट्रेजिक चीजें होती हैं। और देखिए, इसका परिणाम भी निकले ना। गुरुदत्त कितनी कम उम्र में चले गए सर, इसी त्रासदी में, जिनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और ये लाई के थोड़ा जीनियस थे सर वो। फिल्मी दुनिया में 2 लोगों को जीनियस मानता हूँ सर, हो सकता है कुछ लोग हंसे, किशोर कुमार और गुरुदत्त। किशोर कुमार लगभग 6-7 डिपार्टमेंट संभालते थे फिल्मों की, गायक भी, संगीतकार भी, निर्माता भी, निर्देशक भी, सारे डिपार्टमेंट्स गजब। और गुरुदत्त, प्यासा, साहब बीबी गुलाम, कागज के फूल, क्या सर। और बल्कि उनकी एक फिल्म जिसको लोग सहज समझ कर टाल देते हैं, मिस्टर मिसेस 55,
वो फिल्म की जब थीम देखे निर्भय जी आप, तो आज के दौर में लिव रिलेशन को लेकर के और जो चल रहा है दौर, शादी विवाह प्रथा खतरे में चल रही है, उसी को लेकर है वो मिस्टर मिसेस 55। साहब बीवी और गुलाम। अरे वो तो क्लासिक है सर। उसमें जो कल मैंने धोखा हो गया था विमल मित्र समझ कर, लेकिन साहब बीवी गुलाम, कागज के फूल, ये और प्यासा तो विश्व की 10 श्रेष्ठतम फिल्मों में मानी जाती है सर। और उसी के समानांतर कागज के फूल उससे भी ज्यादा गहरी है, कि उसमें एक निर्देशक की त्रासदी बताई है सर। कागज के फूल में इतना गहरा यथार्थ है फिल्मी दुनिया का कि ये तो बहुत अच्छा विषय निकाला आपने, कि कागज के फूल में फिल्मी दुनिया की सारी त्रासदियां उभर आई हैं। गुरदत की फिल्म में तो जॉनी वॉकर का गाना है, सर तेरा टकराए। हाँ, वो एक इस तरह का रखते थे वो पात्र, जो कि जॉनी वॉकर जैसा हास्य कलाकार हुआ नहीं है फिल्मी दुनिया में। ही इज वंडरफुल, क्लास क्लास सर। और सारी गुरदत की सारी फिल्मों में है सर, वो प्यासा में भी। तो ये सर क्या है कि कागज के फूल में उड़ जा उड़ जा प्यासे, देखिए फिल्मी दुनिया का एक कटु यथार्थ निकलता है इस फिल्म में, कि उड़ जा प्यासे भंवरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहां खिलते हैं, बैठना उन गुलजारों में, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और दो गीतकारों के गीत जो फिल्मी दुनिया के मोटिव को स्पष्ट करते हैं, जो फिल्मी दुनिया के एक कटु यथार्थ को व्यक्त करते हैं, कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, और दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। ये शायद फिल्मी दुनिया के कटु यथार्थ को छील लेकर ही उन्होंने, कि फिल्मी दुनिया एक दुनिया है, चाहे उसको आप माया नगरी कह लीजिए, चाहे मायापुरी कह लीजिए, चाहे शो बिजनेस कह लीजिए। तो दो पक्ष हैं निर्भय जी। एक तो अच्छा, दूसरा एक और बड़ी उल्लेखनीय बात बताऊं मैं आपको स्वागत, कि एक सर्वे हुआ कि फिल्म के सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली में सबसे बड़ा योगदान किनका होता है। तो ये सर्वे बड़ा प्रमाणिक सर्वे आया कि सबसे ज्यादा मजदूरों का, दिहाड़ियों का, रोजंदारी में काम करने वालों का और निम्न मध्यम वर्गीय लोगों का फिल्म के हिट होने में सबसे ज्यादा योगदान रहता है। क्योंकि वो लोग 3 घंटे अपनी थकान उतारने के लिए एंटरटेनमेंट 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 की वो निर्वाह करने के लिए 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं। और आजकल तो एक नई चीज और आ गई है निर्भय जी, मॉल में लग गए हैं सारे मॉल में, तो नया कल्चर आ गया है फिल्मों का। तो ये भी 1 हफ्ते में फिल्म हिट हो जाती है, इसमें 2 हफ्ते में फिल्म सारा पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि 500 टिकट, 700 टिकट। तो ये सारे घोलमाल वाली चीजें हैं निर्भय जी फिल्मी दुनिया की। इस बीच ताजा हवा के झोंके हमारे समीक्षक हैं सर शरद दत्त की रचना पर भी अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी। जी। अमोल पालेकर बहुत बड़े रंगकर्मी, जो हाल फिलहाल कुछ साल पहले की जो फिल्म है। जी। अमोल पालेकर का सर रंगकर्म में और फिल्मों में बड़ा योगदान है सर, बहुत जबरदस्त। रजनीगंधा में ही थे वो, और वो छोटी बात, दिनेश ठाकुर थे और अमोल पालेकर। जी। तो ये सब जमीनी स्तर के हमारे आसपास घूमने वाले युवकों वाले पात्र हैं सर। ये मैनरिज्म वाले पात्र नहीं है कि देवानंद वाले, दिलीप कुमार और राज कपूर जो मैनरिज्म बन गया इनका, के पूरे फिल्मी दुनिया के बिल्कुल। इसमें एक सवाल यह भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि चेतन भगत की रचनाओं पर भी, हालांकि हाँ, 3 इडियट्स वगैरह और भी जो है क्या ये मैं आपको बताऊं सर, ये लॉजिक वाले लोग हैं सर। ये लॉजिक देते हैं फिल्म में। जैसे 3 इडियट्स के आप 6 पार्ट निकाल दीजिए जी। एक तो वो रैगिंग कर रहा है, तो उसने इलेक्ट्रिक डाल दिया उसके यूरिनल के बीच में, तो वो तड़प के गिर रहा है। दूसरा, शादी हो रही है उसकी और एंड टाइम पे वो कारपोरेट जो है उसकी पोल पट्टी खुल जाती है और वो नायक के साथ नायिका भाग लेती है। और एक वो जो अंत में जो है वो उसकी नकली डिग्री लेकर के और वो बना बैठा है, वो किसका, जगदीप का बेटा है सर, वो शायद कपूर है, कौन, जगदीप हास्य व्यंग का जगदीप का बेटा, वो कारपोरेटर। तो उसकी तो 6 दृश्य जो है वो लॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग दे देते हैं। जैसे देखिए, मैं आपसे कहूं कि क्लासिक फिल्म, पिछले 3 दशक की सबसे चर्चित फिल्म मुन्ना भाई MBBS, इस फिल्म के बारे में दिलीप कुमार ने भी कहा था कि कमाल कर दिया निर्देशक ने। लेकिन है क्या उसमें 8 लॉजिक है सर। एक तो बुजुर्ग का कैरम खेलना, मरणासन नवसा से उठ करके, समझ रहे हैं सर निर्भय जी आप जी। एक वो जिसमें कि वो झाड़ू लगा रहा है, नौकर जो है वो साफ करने वाला, उसके करीब पहुंच करके चिढ़ना नौकर का, फिर गंदा कर दिया तो उसको गले लगाना, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है, ये दृश्य।
और एक वो इंटरव्यू देने वाला उसका दृश्य, तो 10 दृश्य इतने जबरदस्त है सर उसके, कहला देते हैं आदमी के लिए। तो ये लॉजिकल, शानदार लॉजिकल फिल्म है सर ये। हिरानी जो है कमाल है सर थ्री इडियट्स में, और मुन्ना भाई। तो ये लोग क्या है, दर्शक की संवेदना को जगाते हैं, दर्शक के भावनात्मक आंदोलन को प्रेरित करते हैं अच्छी चीजों की। तो ये फिल्मों की, उन्होंने किताब भी लिखी सर, जियो जियो मुन्ना भाई, प्रहलाद अग्रवाल ने। तो ये सारे उन्होंने वर्णन की उसका, कितने कितने टचिंग और कितने शानदार दृश्य को इन्होंने। तो जियो जियो मुन्ना भाई की भी बड़ी चर्चा हुई, क्योंकि उस फिल्म को उन्होंने पूरा आईना पेश किया उस फिल्म में कि क्या, कितना मानवीय संवेदना, कितनी डॉक्टरी प्रोफेशन की। तो उसमें जो डॉक्टर बनाया डीन, क्या नाम है उसका, अच्छा सही सर, वो कमाल का रोल उसमें, सारे पात्र उसमें। हाँ जी जी जी। तो सारे वुमन ईरानी का रोल, डीन का कमाल का है सर वो। और संजय दत्त तो अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ रोल में है सर उसमें। तो कभी कभी होता है सर ऐसा कि, तो ये लॉजिक, चेतन भगत लॉजिक वाले लोग हैं, ये इतना शानदार लॉजिक देते हैं फिल्म में। 8-10 दृश्य ऐसे आ जाते हैं कि पब्लिक जो है आश्चर्य कर जाती है सर। तो वो है लॉजिकल फिल्म है, लेकिन असली तो चीज है सर वो है। अब देखिए आप, मैं आपको एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बताऊंगा नरवे जी आपको, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ सर? नहीं। हाँ, तो देखिए देवदास फिल्म को लेकर के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का मत था कि मैं चाहता हूं कि इस उपन्यास को मेरे उपन्यासों के संग्रह से खारिज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। ये मैंने पढ़ा सर, शरद चंद्र चटर्जी का स्टेटमेंट। और देखिए उस फिल्म की बात देखिए मूल, जहाँ से उन्होंने कहा कि तो विदेश से आया हुआ नायक सिगरेट पीता है, बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न है, और अपने पिता और परिवार वालों के कहने पर नायिका को तिरस्कृत कर देता है। नायिका उसको समर्पण करने के लिए उसके कमरे में आती है कि मुझे स्वीकार करो, वो कहते नहीं तुम जाओ। और उसी गिल्ट के कारण अंत में शराब पी कर वो नायिका के वहां जाके मर जाता है। तो ये फिल्म में का जो पक्ष है कुछ की, एक तो जातिवाद को लेकर विदेश से आया हुआ युवक जो है वो तिरस्कृत कर रहा है नायिका के लिए, जिससे वो प्रेम भी करता है, आंतरिक प्रेम भी करता है, लेकिन विवश है कि परिवार पूरा निम्न वर्ग के परिवार से विवाह करने से करता, अंत में गिल्ट। इसीलिए उसका विमल रॉय ने उसको ढंग से बनाया था। बाकी मैं तो फिल्म को ले, विमल रॉय का एक संवाद था दिलीप कुमार का, जो आज भी पूरा देश गुनगुनाता है कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है, मैं तो पीता हूं कि बस सांस ले सकूं। ये नायक की पूरी फिल्म में उसकी व्यथा, उसकी त्रासदी, उसकी कुंठा, उसका गिल्ट, इसको प्रेषित करता। विमल राय ने जो बनाई देवदास, वो और कोई नहीं बना पाया सर। फिर उसके बाद बनी, आप आश्चर्य करेंगे, देव डी, जिसमें नायिका इतनी प्रोफेशनल, इतनी ज्यादा बेबाक है कि वो साइकिल पे गद्दा रख के नायक को ले जाती है गार्डन में। वो यथार्थ है देवदास का। देव डी ज्यादा यथार्थवादी है। इसमें प्रहलाद अग्रवाल ने लिखा भी इसके लिए कि सिनेमा के माथे पर टीका देव डी। तो देवदास और के लेके शरद चंद्र बहुत खुश नहीं थे उसके लिखने के रचना पक्ष को लेकर। उनके शेष प्रश्न और एक और पथ के दावेदार, ये है क्लासिक सर। तो ये आखिरी सवाल की दरअसल सफल असफल होने का जो पैमाना तय किया गया, आपकी नजर में यह पैमाना कितना उचित और अनुचित है? देखिए सर, फिल्म का निर्माण जब करता है कोई निर्माता, तो उसकी पहली मंशा तो यह रहती है कि यह फिल्म सफल हो। अब इसके बाद उस फिल्म को बनाने में उसकी टीम का, देखिए फिल्म एक कोई तो बनाता नहीं है सर, निर्देशक तो निर्देश देता रहता है। फिल्म बनाने में संगीत निर्देशक का भी बड़ा योगदान रहता है, गीतों का भी बड़ा योगदान रहता है, गीत का भी बड़ा योगदान रहता है। ओपी नैयर और आशा पारेख को लेकर तो हम लोग जानते ही हैं कि ओपी नैयर का जो है वो जी सबसे मस्ती भरा म्यूजिक फिल्म दुनिया का, सबसे मस्त, सबसे शानदार, गजब सर। उनका एक अलग रंग है सर, एक मुसाफिर एक हसीना ले लीजिए, फिर वही दिल लाया हूँ ले लीजिए, तो वो एक अलग रंग है फिल्मों का, बड़ा बड़ा मोहक रंग है वो। उसमें कोई अपेक्षा नहीं है कि हम जो है कोई प्रतिमान खड़ा कर रहे हैं। उसमें एक जिंदगी की मस्ती, जिंदगी का रंग, जिंदगी का एक रोमांस, जिंदगी का एक पक्ष है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये पक्ष है सब। तो क्या है, फिल्मी दुनिया एक अजीब, देखिए सर, फिल्मी दुनिया एक अजीब सा माध्यम है जिसमें समझौते भी हैं, जिसमें थोड़ा सा एक सुधी निर्माता निर्देशकों का योगदान भी है, और एक शो बिजनेस और एक बनाने के बाद ये अपेक्षा
कि ये फिल्म जो है सफल हो, दर्शक इसे स्वीकार करें, ये भावना तो रहती ही है निर्भय जी। जी निर्भय जी। बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी शुक्रिया। शुक्रिया।